वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ हम वतनों, हम सब हाई प्राइसेस और इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा जो मुल्क के अंदर कर्ज़ है उसकी वजह से भी हर बंदा बल्कि हमारी गवर्नमेंट भी परेशान है। तो मैंने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड निकाला और उसमें देखा कि लोन हमारे ऊपर कितना है, हमारा ग्रोथ रेट कितना है और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे मालूम हुआ कि तकरीबन 5 से 6 साल के बाद हमारा जो लोन है वो डबल हो रहा है और इन 25 सालों के अंदर हमारा जो लोन इंक्रीज़ होने की शरह है वो 14% है, जबकि हमारी ग्रोथ है वो तकरीबन 3% के हिसाब से इन 25 सालों में बढ़ी है। हमारा लोन 1999 में $36 बिलियन था और 2023 के अंदर इस वक्त $125 अरब का है। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोन पे नहीं कर रहे, हम हर साल लोन पे कर रहे हैं और पिछले साल भी तकरीबन $15 बिलियन का हमने लोन जो है ना वो पे किया। अब इसको देखते हैं बजट के अंदर 2022-23 के बजट के जो था हमारा वो 9,400 बिलियन रुपीज़ था। इसमें से 5,200 बिलियन रुपीज़ हमने डेट सर्विसेज में अदा किए। डेट सर्विसेज क्या होता है कि हमने लोन लिया हुआ है उसकी किस्त बमाए सारे जो हमारा लोन है उसकी इंटरेस्ट जो हमने पे करना होता है। तो इस साल का जो नया बजट पेश हुआ उसके अंदर 14,460 अरब रुपए में से 7,300 अरब रुपए यानी कि 50% से ज़्यादा हम इसका जो है वो डेट सर्विसेज में देंगे। इसका मतलब है कि आज सुबह मैंने जो एक साबुन की टिकिया ली और उसके ऊपर 100 रुपये जो टैक्स दिया उसमें से 60 रुपये हमारे डेट सर्विसेज में चले गए या सूद की मद में चले गए। मुझे ये बताएं कि आप अपनी इनकम का 40% या के साथ आप अपना घर या मुल्क कैसे चला सकते हैं। अब आ जाते हैं कि ये हमारा लोन इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम प्रीवियस लोन पे करने के लिए नया लोन ले रहे हैं। दूसरी बात यह कि हमारा पैसा बड़ी तेज़ी के साथ डीवैल्यू हो रहा है। 1999 में हमारा $1 60 रुपये का था और आज तकरीबन 300 रुपये का है। इसका मतलब है कि 2001 या 2 के अंदर अगर मैंने कोई कार 5 लाख रुपए की ली है और इस वक्त उसकी प्राइस 25 लाख रुपए है तो उस कार की कीमत नहीं बढ़ी बल्कि हमारा पैसा जो है वो डीवैल्यू हुआ है। तो ये हमारा डीवैल्यूएशन और लोन ये डबल एज सोर्ड की तरह हमें खाया जा रहा है। और अगर आप देखें तो इस वक्त कहा जा रहा है कि हमारे मुल्क के ऊपर 60,000 बिलियन रुपीज़ लोन है जो कि 300 रुपये के डॉलर के हिसाब से है। और अगर ये 2015-16 के अंदर अगर आप देखें उस वक्त तकरीबन 100 रुपये का हमारा लोन था। अच्छा, इसके अलावा एक और रीज़न भी है कि कुछ लोगों ने हमारे डॉलर को ख़रीद के डंप कर दिया कि ये इसकी प्राइसेस और ऊपर जाएंगी तो हम इसको उस वक्त इनकैशमेंट करेंगे। अब अगर 2022-23 का जो बजट पेश हुआ है, जो इकनॉमिक एस्टिमेशन दी गई है इन्होंने, उसके मुताबिक ग्रोथ रेट हमने 2022-23 का एस्टिमेट किया था 5%, लेकिन ये 0.29% हुआ है। हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो रखा गया था वो 11.5 रखा गया था, लेकिन ऑफिशियली 38% जो है ये इन्फ्लेशन रेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जबकि अनऑफिशियली 50 से 60% है जो हम सब इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का टारगेट 35 बिलियन रखा गया था, लेकिन 9 मंथ के अंदर ये 26 बिलियन की एक्सपोर्ट ही अभी तक हो सकी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ -3%, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो -8.1% और स्टेट बैंक के पास इस वक्त $4.5 बिलियन के रिजर्व्स हैं। ये वो फिगर्स हैं जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने अपनी बजट तकरीर में पेश की है। और इन्होंने कोई नया बजट के अंदर कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया। तो मुझे ये बताएं कि 6,000 अरब रुपए का या 5,000 से ज़्यादा अरब रुपए का जो नए ये अपने कह रहे हैं कि हमें जो रेवेन्यू हासिल होगा वो कैसे होगा।
अच्छा, ये देखिए IMF से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं कि बजट मिनी बजट हम ले आए, लोगों के लिए प्राइसेस को हमने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया और वहाँ से हमें तकरीबन $1.5 बिलियन मिल रहा है। अगर हमारे दूसरी एजेंसी हमें 6 से 7 बिलियन डॉलर मज़ीद दे देती हैं तो इस 8-10 बिलियन डॉलर से क्या होगा? इट्स लेस देन पीनट अगेंस्ट अवर लोन। तो साबित यह हुआ कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला डेट सर्विसेज है, या वो लोन है या उसके ऊपर जो हम जो सूद दे रहे हैं वो है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ जो है ना ये आते हैं। देखिए, हमें विदाउट एनी ब्लेम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन हमें एक नेशन बन कर सोचना होगा। हमारी इकोनॉमी इस वक्त वेंटिलेटर पे है, हमें ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बड़े रिलीफ की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि गुज़श्ता कई सालों से हम जो है 50% से ज़्यादा अपना रेवेन्यू जो है वो डेट सर्विसेज में दे रहे हैं। अगर हमें ये डेट सर्विसेज ना करनी हो या सूद के ऊपर हमें पैसा जो है वो ना देना पड़े, तो हम अपना टैक्स जो कॉरपोरेट टैक्स है या इंडिविजुअल टैक्स है इसको हम 50% कर दें। इंडस्ट्रियल इनपुट्स हमारी उनकी प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी मिनिमाइज हो जाएगी, इन्फ्लेशन हमारा सिंगल फिगर में आ जाएगा, न्यू इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कम होगी। फाइनली हमारा डॉलर रेट जो है वो फ्लैट हो जाएगा। हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को compete कर सकेंगे। हाउ इट वुड बी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जब टेररिज्म पाकिस्तान में थी, बहुत ज़्यादा अरूज पे थी, हम एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबा जाने से कतराते थे, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं थी। तो उस वक़्त हमने 2 ऑपरेशंस किए थे, नंबर 1 ज़रबे अज़्द और दूसरा रद्दुल फ़िसाद। मैं रिकमेंड करूँगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, इन्होंने वैसे लास्ट ईयर आते ही एक काम किया था कि इन्होंने रिबा फ्री इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जो ना एक कदम उठाया था और इस बजट में उनके मुताबिक उसका 21% जो है वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन सर, अगर आप इस्लामिक बैंकिंग लाना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम लाना होगा। तो इस सारे डेट सर्विसेज को ख़त्म करने के लिए आई सजेस्ट कि हमें बीइंग ए कौम आगे आना होगा और एक और इकोनॉमिक ऑपरेशन हमें करना होगा। मैं जिसका नाम सजेस्ट कर रहा हूँ रद्दुल रिबा, एंड ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका मैकेनिज़्म क्या होगा? देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तमाम इसमें इन्वॉल्व हों, पॉलिटिशियंस वो भी इसमें इन्वॉल्व हों, हमारा जो जितने भी फॉर ओवरसीज़ हैं, तकरीबन 1 करोड़ ओवरसीज़ हैं। और मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, USA में, तो वो हमसे ज़्यादा लायल हैं और वरीड हमारी कंट्रीज़ के बारे में। उनसे भी बात की जा सकती है। बिजनेसमैन हमारे बहुत जेनरस हैं, हमारे स्विस अकाउंट होल्डर्स जो हैं पाकिस्तानी, उनसे भी, हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जिन्होंने फ़ंड मैनेजर्स रखे हुए हैं, और हमारे इस्लामिक कंट्रीज़, हम इनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमें कर्ज़े हसना दें, गवर्नमेंट को कर्ज़े हसना दें, जो अगले 5 से 7 साल के बाद हम आपको वापस कर देंगे, फॉरेन करेंसी के सूरत में हमें दें। देखिए, ये जो कर्ज़े हसना है, मैं किसी एमनेस्टी स्कीम या किसी डोनेशन की बात नहीं कर रहा, ये कर्ज़े हसना है जो 5 साल के बाद इन सब लोगों को वापस कर दिया जाएगा। तो इस कर्ज़े हसना को इन वन गो हम IMF और दूसरे इदारे जो है उनको हम उनका पैसा वापस करें और हमारे पास इतना पैसा होगा अपने टैक्स से, उस 100% उस पैसे को अगर लगाएं तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है। देखिए, IMF से जिन कंट्रीज ने भी जान छुड़ाई है, पिछला प्रीवियस जितना भी रिकॉर्ड मैंने देखा वो खुशहाल हो गए हैं। हाल ही में श्रीलंका और अफगानिस्तान वगैरह आप देखें, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब वो उनकी इकॉनमी जो है ना वो थोड़ा सा अपने फुटिंग्स पे आ गई है। तो मेरी तरफ से यही सजेशंस थी। इसके अलावा जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको बुरोकार लाकर आप अगर अपनी इनकम को ज़्यादा करते हैं तो ये बेस्ट सोल्यूशन होता है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट
एपिसोड में आपको बताऊंगा हमारे पास कौन से ऐसे ज़राए हैं जिनको इंक्रीज़ करके हम मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू जो है उसको इंक्रीज़ करें। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि हम डॉलर के लिए भीख मांगे। मैं ये चाहता हूँ कि डॉलर उड़ के हमारे पास आए इन्वेस्टमेंट की सूरत में, और हमारा मुल्क और तमाम लोग खुशहाल हों, और हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जो घरानी है वो कम हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।